हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर प्रमुख राजनीतिक विचारकों में अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तू ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के पहले भाग में राज्य का चित्रण किया है। अरस्तू यह मानकर चलता है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह सद्जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए आज भी बना हुआ है। राज्य के संबंध में उसके विचार कहीं कहीं प्लेटो से मेल खाते हैं, जैसे कि राज्य प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था है, अच्छे जीवन के लिए राज्य का विकास हुआ है, राज्य के अवयवी स्वरूप को दोनों स्वीकार करते हैं। परंतु अरस्तू प्लेटो के समान व्यक्ति के व्यक्तित्व को राज्य पर बलिदान नहीं करता है, बल्कि वह यह मानकर चलता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है राज्य। राज्य के संबंध में उसके जो विचार हैं वो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं, जिसमें पहला है राज्य का प्रादुर्भाव, यानी राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य कैसे अस्तित्व में आया। राज्य के निर्माण के संबंध में वो कहते हैं कि राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने जानबूझकर नहीं किया है। राज्य स्वाभाविक संस्था है और इसकी वो प्राथमिक इकाई मानता है परिवार को। जैसे हम परिवार संबंधी विचारों में उसके पढ़ चुके हैं कि स्वामी दास और पति पत्नी और बच्चों का जो समूह है वो परिवार है और परिवार एक प्राकृतिक संस्था है। तो ये जो परिवार है, इन परिवारों के समूहों से उसका मानना है कुल बने, कुल के समूहों से गांव बने और गांवों के समूह से नगर राज्य बने। यानी व्यक्ति की भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए परिवार का जन्म हुआ। परिवारों के एकीकरण से कुल या कबीलों का निर्माण हुआ और कबीलों के एकीकरण से गांव और धीरे धीरे राज्य हुए। यानी राज्य के जन्म का जो अंकुर है वह परिवार में निहित है। यानी परिवार प्रमुख रूप से राज्य की एक तरह से प्राथमिक इकाई है। अरस्तू यह कहते हैं कि राज्य पूर्ण और आत्मनिर्भर परिवारों और गांवों का समूह है, जिसका तात्पर्य एक सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन से है। यानी व्यक्ति को सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन देने का जो उद्देश्य है वह राज्य का है। दूसरी बात है, राज्य स्वाभाविक संस्था है। अरस्तू राज्य को एक प्राकृतिक या एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं और स्वाभाविक बनाने के लिए वो कुछ तर्क देते हैं, जिसमें पहला है कि जो राज्य है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी समझौते से नहीं हुआ है, बल्कि यह एक ऐसा समुदाय है जो बंधुत्व के माध्यम से स्वीकार किया गया है। दूसरी बात वो यह कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए भी हुआ है क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य हुआ है। तीसरी बात वह कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति में ही विकास के अंकुर निहित हैं, या मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वो धीरे धीरे विकास चाहता है और उस विकास के माध्यम से राज्य भी एक प्राकृतिक और एक नैसर्गिक संस्था है। नेक्स्ट बिंदु है, तीसरा बिंदु है राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में। यानी कि राज्य एक समुदाय है पर वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि अन्य अंग उससे लिपटे हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय व्यक्ति की आवश्यकताओं का निर्माण करते हैं, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन राज्य इनमें सबसे सर्वोच्च समुदाय है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को सद्गुणी बनाना और व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को सुखमय बनाना है। जैसे हम मानते हैं कि आर्थिक समुदाय से भी हम जुड़े होते हैं, धार्मिक समुदाय से भी हम जुड़े होते हैं, सांस्कृतिक समुदाय से भी जुड़े होते हैं। तो इन सभी समुदायों में राज्य जो है वह सर्वोच्च समुदाय है। सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि अन्य जो समुदाय हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे आर्थिक हो, वो इस राज्य से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगला बिंदु है, राज्य मनुष्यों से पहले है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य का जो जन्म है वो व्यक्ति से पहले हुआ है। इसका तात्पर्य है कि राज्य समग्र है और व्यक्ति उसका एक अंग है। क्योंकि समग्र पहले आता है इसलिए राज्य मनुष्य से पहले है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंगों का
शरीर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से व्यक्ति का राज्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि अगर राज्य नहीं है तो व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं है। एक व्यक्ति में, एक राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाता है। राज्य अंतिम और पूर्ण संस्था है। अरस्तु मानते हैं कि राज्य अंतिम है और राज्य पूर्ण है, यानी नगर राज्य अंतिम और पूर्ण संस्था है। नगर राज्य के वाद और में के चक्कर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, यह अंतिम और अपने चरम रूप में है। नेक्स्ट है राज्य का सावयव स्वरूप। राज्य का जो स्वरूप है वो सावयव है, यानी शरीर और उसके अंगों में जो संबंध होता है वही संबंध राज्य और व्यक्ति में है। जिस तरह से व्यक्ति अपने आप को, जिस तरह से शरीर के अंग अगर शरीर से अलग हो जाते हैं तो उनका अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही व्यक्ति अगर अपने आप को राज्य से अलग कर लेता है तो उसके जीवन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। नेक्स्ट, राज्य आत्मनिर्भर इकाई है, यानी अरस्तु का मानना है कि राज्य आत्मनिर्भर है। केवल मात्र आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता राज्य सामाजिक, धार्मिक, मानसिक, नैतिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी उनका यह मानना है कि समाज का ग्राम सरीखा निम्न रूप केवल इसलिए अपर्याप्त नहीं है कि वो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, बल्कि इसलिए है कि वो अपनी बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। व्यक्ति की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में रहकर ही हो पाती है। नेक्स्ट है राज्य का एकत्व और बहुत्व, यानी राज्य में चरम एकता स्थापित नहीं करना चाहते हैं अरस्तु। वह बहुलता के माध्यम से एकता की स्थापना करना चाहते हैं और उनका मानना है कि बहुलता के माध्यम से एकीकरण करके ही हम राज्य का पूर्ण विकास कर सकते हैं। और इस संबंध में कुछ प्रस्ताव उन्होंने रखे हैं, जिसमें पहला है राज्य एक समुदाय है। समुदाय के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के सदस्यों का होना अनिवार्य है। विभिन्नता में एकता के कारण उच्च श्रेणी की सभ्यता का आभास होता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि प्रत्येक संस्था की लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उस संस्था का अस्तित्व बना रहे और इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एकीकृत भी हो और राज्य में बहुल विषय और कार्य के अंतर्गत अरस्तु मानते हैं कि राज्य सद्गुणी जीवन देता है। राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए। यानी राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन के मूल्यों को प्राप्त कर सके। राज्य सकारात्मक और रचनात्मक दोनों प्रकार के कार्य करता है जिससे कि मानव का जीवन सुखी बन सके। राज्य को नागरिकों की भलाई की ओर अग्रसर होना चाहिए, उन्हें सच्चरित और सद्गुणी बनाना चाहिए। अरस्तु यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य में गुण और दोषों दोनों का समन्वय है। अगर इन पर ध्यान नहीं रखा जाए तो मनुष्य पशु के समान है, इसीलिए या पशु बन जाता है अपने दुर्गुणों के कारण। इसीलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन दोषों को दूर करे। नेक्स्ट है राज्य और व्यक्ति में संबंध। अरस्तु राज्य और व्यक्ति में घनिष्ठ संबंध बताता है। जैसे पहले भी बताया कि राज्य से अलग रहकर व्यक्ति के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य से अलग रहकर व्यक्ति अपने आप का निर्माण नहीं कर सकता और इसीलिए वो राज्य और व्यक्ति में घनिष्ठ संबंध मानता है। राज्य एक आध्यात्मिक समुदाय है। आध्यात्म का मतलब होता है नैतिकता प्राप्त करना, आध्यात्म का मतलब होता है श्रेष्ठता प्राप्त करना, आध्यात्म का मतलब होता है अच्छाइयाँ प्राप्त करना। तो वो यह मानकर चलते हैं कि राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति को श्रेष्ठता देना। नेक्स्ट है संविधान राज्य की पहचान है। जो कल अपन ने चैप्टर पढ़ा था संविधानों का वर्गीकरण, उसमें 6 संविधान के प्रकार आपको बताए थे। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र। तो जो संविधान है वह राज्य की पहचान है और अगर संविधानों में बदलाव होता है तो राज्य भी बदल जाता है। अगर राजतंत्र बदला तो राज्य बदल गया, प्रजातंत्र बदला तो राज्य बदल गया। नेक्स्ट है राज्य और शासन में भेद। अरस्तु राज्य और शासन या दूसरे रूप में हम कहें राज्य और सरकार में यह अंतर करता है और उसका मानना है कि जिसके हाथ में सत्ता है वह शासन है और शासन का उद्देश्य है राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। नेक्स्ट है राज्य अवयव की भांति है, अवयव नहीं। यानी जो अरस्तु व्यक्ति के व्यक्तित्व को राज्य पर बलिदान नहीं करता है,
को मानता है कि यहाँ वह मध्यमवाद को अपनाता है। हालांकि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर के अंग और व्यक्ति में है, लेकिन यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व को वह पूरी तरह से राज्य पर बलिदान नहीं करता है। धन्यवाद।